जिसका एक कमरा खाली है वो जोकर। वैसे ही ये उचित नहीं है भाई, बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए। आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि सत्ता पक्ष के सांसदों के चेहरे पर हंसी छा गई और सभा में मेज थपथपाने की आवाज गूंज उठी। माफ करिएगा। संसद भवन परिसर में सांसद प्रियंका गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए? कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर लोकसभा में एक सांसद ने क्या सब कहा? क्या संसद भवन की लाइब्रेरी में फिल्म छावा दिखाई जाएगी? कब दिखाई जाएगी और इस दौरान कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज की संसद रिपोर्ट में हम देते हैं आपको करना यह है कि हमेशा की तरह शो के आखिर तक बने रहिए। पच्चीस मार्च 2025 संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि संसद का ये सबसे लंबा सत्र होता है। बजट सत्र का जो दूसरा चरण होता है वो संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज रूटीन के हिसाब से सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला आसन पर आए और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मोर्चा संभाला। धनखड़ साहब जब आसन पर आए तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। जवाब में विपक्ष की तरफ से जय संविधान की आवाज बुलंद की गई। वैसे तो ये नई बात नहीं है, ये एक चलन जैसा हो गया है। खैर, हम कार्यवाही के साथ आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल के बाद राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिल्ली हाईकोर्ट जज के मुद्दे को गंभीर बताते हुए उठाया। उन्हें टोकते हुए जगदीप धनखड़ ने सीजेआई की ओर से उठाए गए कदम की तारीफ करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सभी फ्लोर्स लीडर्स की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने सभापति की तरफ से की जा रही कोशिशों को अपने शब्द में बताया। मैं ये चाहता था कि हम दोनों आपसे बात करके अगर यहीं एग्री हो गए किसी चीज पे, तो कल के दिन हमारे फ्लोर लीडर्स, जिनके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तो वो ये समझेंगे कि अंदर जाके दोनों क्या कर लिए। ये चेयरमैन साहब उनको क्या सर को लगाए हैं, तो ये लोग एग्री हो गए। ऐसा नहीं होना, ये सब ट्रांसपेरेंसी रहना, सबको इसको मालूम होना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि हमारे फ्लोर लीडर्स को हम कॉन्फिडेंस में लेके इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज ही आपको बुलाने के लिए मैं विनती किया था, क्योंकि जल्द से जल्द, नहीं तो रूमर्स इतना फैल रहे हैं, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट। प्लीज टेक योर सीट। लीडर ऑफ द अपोजिशन इज ऑन फ्लोर। नो, in this house when a member is on floor, others will please observe silence. I am happy that we are giving a very good exemplification of our excellence. तो सर, इसीलिए हम ये चाहते थे कि आज आप बुलाइए। मैं समझा कि सुबह बुला रहे हैं, लेकिन आपने 4:30 का टाइम निर्धारित किया है, तो हम वहां आएंगे, अपने विचार रखेंगे। लोकसभा का माहौल राज्यसभा जैसा नहीं रहा। लोकसभा में सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू तो हुआ। शांत माहौल में अच्छे से लोग एक दूसरे की बात सुनते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आधा घंटा जैसे प्रश्नकाल का बीता और घड़ी में 11:30 बजा, वैसे ही विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। जब ये नारेबाजी हुई तब लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे थे और उनके जवाब को सुनना मुश्किल हो गया। अब खुद देखिए कि उस दौरान क्या सब हुआ। वैसे ही बड़ी जनसंख्या निर्भर है
और जो निर्भर जनसंख्या है वो फायदे की खेती करे। इसके लिए हमने मोदी जी के नेतृत्व में 6 सूत्री योजना बनाई है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरे, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, पांचवा, कृषि का विविधीकरण और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती। और मुझे बताते हुए खुशी माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 6 साल में किसानों की आय लगभग 60% मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम हुआ है। 60%। ये आंकड़े माननीय अध्यक्ष महोदय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। किसानों की आय अगर राज्यवार देखें तो आंध्र प्रदेश में 12-13 तक थी केवल 5,979 रुपया, अब बढ़ के हो गई 10,480 रुपया। अरुणाचल प्रदेश में 10,869 थी, बढ़ के हो गई 19,225 रुपया। आसाम में 6,695 रुपया से बढ़ के हो गई 10,675 रुपया। बिहार में 3,558 से बढ़ के हो गई 7,542। छत्तीसगढ़ में 5,177 से बढ़ के हो गई 9,677। गुजरात में 7,929 से 12,231। हरियाणा में 14,434 से 22,841। हिमाचल में 8,777 से 12,153। और इस तरह अगर अखिल भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में भी 3,890 से 6,742, कुल मिला के 6,426 रुपये से बढ़ के ये हो गई है 10,218 रुपया। 59% से ज्यादा आय बढ़ी है और आय बढ़ाने के उपाय लगातार सरकार आगे भी करती रहेगी। हाँ, इतना जरूर है माननीय अध्यक्ष महोदय कि कृषि से जनसंख्या का बोझ घटे और कृषि कार्य के अलावा बाकी कार्यों में भी अगर एक किसान के 3 बेटे हैं तो 2 खेती करे, एक किसी दूसरे काम में जाए। ये प्रयास करना आवश्यक है, उस दिशा में भी सरकार कदम उठाएगी। ये सदस्यगण, मैं प्रश्नकाल में सभी मान्य सदस्यों को और सभी दल के मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर अपने अपने राज्यों के राजनीतिक एजेंडों पर बात करना, प्रश्नकाल में राज्यों की राजनीति करना और अपने एजेंडों के आधार पर प्रश्नों के सवाल पूछकर व्यवधान पैदा करना, ये सदन के लिए उचित नहीं है। प्रश्नकाल आप सवाल पूछ सकते हैं, मंत्री जी की जवाब देते कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर अपने राज्यों को एजेंडों को, राजनीतिक एजेंडों को सवाल पूछना, राजनीतिक एजेंडों को लाना, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, ये सदन प्रश्नकाल हो चाहे डिबेट हो, सहमति असहमति का है। आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हो, असहमति व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रश्नकाल के अंदर आप अपने राज्यों के एजेंडों को लागू करना चाहते हो और एजेंडों पर आरोप लगाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठिए। मैंने सभी को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया। आप फिर आग्रह कर रहा हूं, अपनी सीट पर जाके बैठिए। सदन की कार्रवाई, आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से व्यवधान, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। जब कार्यवाही शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने किसानों के जमीन के अधिग्रहण का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि जमीन तो ली जा रही है लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। जनपद अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहां के किसानों को उजाड़ा गया है बड़े पैमाने पर। और हमारे पास अभी परसों बहुत काफी संख्या में किसान आए थे जमथरा माझा, जिससे 2000 किसान पूरी तरह से अपने खेतों पर जोतने के लिए, बोने के लिए, कब्जा करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से रोके जा रहे हैं। और यही नहीं, माझा बरहटा में बहुत बड़े पैमाने पर राम पथ बनाने में, एरोड्रम बनाने में अयोध्या जनपद की तमाम जमीन ले ली गई और वहां पर मुआवजा भी नहीं दिया गया। मुआवजा के लिए जो मुनासिब होता है सर्किल रेट, ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या ऐसा जनपद रहा है जहां पर 7 साल से सर्किल रेट का निर्धारण नहीं हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ हमारे किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम पर ले ली गई और करोड़ों के दाम पर बाहरी लोगों को बेचने का काम किया गया। ये सिलसिला मानवर तेजी से चल रहा है। शून्यकाल खत्म होने के बाद लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। इसी चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना सांसद धैर्यशील संभाजी राव माने ने कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम लिए बिना ये मुद्दा लोकसभा में उठाया। इतना ही नहीं, सांसद धैर्यशील संभाजी राव ने संसद में छावा फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा श्री मोदी जी का कि थर्सडे को उन्होंने छावा नामक जो मूवी देश में चल रही है उसको पार्लियामेंट में दिखाने का निर्णय लिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। लेकिन सर, मैडम, कई ऐसे लोग हैं जो अरहमदेव का पुरस्कार करते हैं, वो ये मूवी यहां लगाने नहीं चाहते। इस संबंध में जो खबर आई है उसके मुताबिक संसद भवन परिसर में फिल्म छावा की विशेष स्क्रीनिंग होने की खबर है। ऐसी जानकारी दी जा रही है। 27 मार्च को संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये फिल्म दिखाई जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, ऐसी संभावना है। फिल्म के कलाकार, खासतौर पे अभिनेता विकी कौशल के उपस्थित रहने की भी उम्मीद है। सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ये फिल्म संसद भवन परिसर में देखेंगे। इस स्क्रीनिंग के दौरान करीब 2:15 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त विधेयक पर हो रही चर्चा का जवाब देने के लिए खड़ी हुई। वित्त मंत्री ने बजट और इस वित्त विधेयक में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही आयकर में दी गई छूट को उन्होंने सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। So, brought during this budget session, but hopefully we'll have it taken up for discussion in this House during the monsoon session. So, during this budget session, sir, not only the provisions and also certain reformatory steps taken during the through the finance bill, the rationalization of customs also is a major thing that I'll come to talk about in a minute. So, the steps taken for the customs duty reduction are also post elaborate discussion with the stakeholders. So there has been an element of Jan Bhagidari both in the preparation of the new income tax bill and in the larger finance bill itself. The other direct tax reforms, sir, are worth mentioning. We have brought down certain TDS and TCS provisions. We've increased the thresholds so that the deduction of tax starts at a higher threshold rather than a lower. In respect of sale of goods, the requirement of TCS, particularly under section 206C 1H, is proposed to be done away with. We are completely removing it. Further, considering the difficulties which is faced by the taxpayer, we now propose to allow the benefit of 2 such self-occupied properties
without any condition. And that is a major step which will benefit the middle class, because in order to prove that the second house is also under their occupation, they do quite a few of paperwork and diligence has to be kept up. We are now saying you don't even need to do the paperwork. We take it as you stated. वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा में वित्त विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके अलावा लोकसभा में बॉयलर्स बिल पर भी चर्चा हुई और ये बिल भी पास हो गया। राज्यसभा में इस बिल को पहले ही पास किया जा चुका है। इस बिल को पास करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। तो अब एक बार फिर आपको लेकर के चलते हैं राज्यसभा। यहां शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एआई का मामला उठाया। एआई चैटबॉट जिस तरीके से अलग अलग देशों के द्वारा बनाया जा रहा है, उन्होंने ये पूछा कि भारत इस बारे में क्या कुछ कर रहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस एआई की क्रांति के युग में सर, जहां अमेरिका के पास अपना चैट जीपीटी, जेमिनी, एंथ्रोपिक, ग्रॉक जैसे इंडिजीनियस मॉडल्स हैं, वहीं चाइना ने डीप सीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस एआई के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल नहीं बना पाएगा? वर्ष 2010 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया में जितने एआई पेटेंट्स रजिस्टर हुए उसका 60% हिस्सा यूएस ने हासिल किया और 20% चाइना ने। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने मात्र आधा प्रतिशत ही हासिल किया। सर ये बात तो सत्य है कि यूएस और चाइना के पास एआई में एक हेड स्टार्ट है 4-5 साल का, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च में, एकेडमिया में और एआई डेवलपमेंट में निवेश किया। सर भारत की बहुत बड़ी आबादी एआई के वर्कफोर्स का हिस्सा है। बताया जाता है कि एआई की कुल वर्कफोर्स का 15% हिस्सा भारतीयों से बनता है सर, जहां 4.5 लाख भारतीय एआई प्रोफेशनल्स के तौर पे फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सर इंडिया रैंक्स 3rd इन हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ एआई स्किल्स। इसका मतलब यह है सर कि भारत के पास प्रतिभा भी है, मेहनती लोग भी हैं, ब्रेन पावर भी है, डिजिटल इकोनॉमी भी है और 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भारत एआई का कंज्यूमर बन गया है, एआई का प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहा। सर ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से जब भारत की एआई पोटेंशियल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भारत को नकारते हुए कहा कि भारत का एआई पोटेंशियल पूरी तरीके से होपलेस है, यानी कि निराशाजनक है। आज समय आ गया है सर कि हम उन्हें जवाब दें और भारत इस एआई के युग में एआई प्रोड्यूसर बने, ना कि एआई कंज्यूमर। इसके लिए सर कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें इंडिजीनियस एआई चिप्स बनाने होंगे, इंडिजीनियस चिप मैन्युफैक्चरिंग भारत में इजाद करनी होगी। इसी के साथ साथ सर हमें एक डेडिकेटेड एआई इंफ्रा फंड तैयार करना होगा, एआई रिसर्च ग्रांट्स देने होंगे, एआई टैक्स ब्रेक्स देने होंगे और टैलेंट माइग्रेशन रोकना होगा ताकि भारत का टॉप टियर एआई टैलेंट और देशों में जाकर काम ना करे बल्कि भारत में काम करे। इसी के साथ साथ एआई के इंडिजीनियस स्टार्टअप्स जो हैं सर, उन्हें एक्सेस देना होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा को, जो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास है लेकिन भारत के पास नहीं है। और अंत में सर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ानी होगी। जहां यूएस अपने जीडीपी का 3.5% एआई रिसर्च में खर्च करता है, चाइना 2.5%, वहां भारत मात्र 0.7% खर्च कर रहा है। सर आने वाले काल में इस दुनिया पर वही राज करेगा, वही विश्व गुरु होगा जिसके पास एआई की ताकत होगी। इसलिए भारत को सर मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक एआई इन इंडिया की ओर आगे बढ़ना होगा। शून्यकाल और प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। शाम करीब 3:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा का जवाब दिया। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं मान्यवर, और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, डिजास्टर रिस्पांस में क्षमता, तीव्रता, दक्षता
और सटीकता, ये चारों को समाहित करने के लिए ये पूरा विधेयक बनाया गया है। और ये तो हम सब ने स्वीकारना पड़ेगा मान्यवर, 10 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हम राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ रीजनल और ग्लोबल पावर बनकर उभरे हैं, ये पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और भारत की ये सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये विधेयक है। मेरे शब्द प्रयोग को कोई गलती से न समझे, मैं सरकार की सक्सेस स्टोरी नहीं कहता, भारत की सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाने रखने के लिए। माननीय, इससे एनडीए में और एसडीए में दोनों प्रभावी बनेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर आपदा डेटाबेस का सृजन होगा। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन की कल्पना इसमें की है, जो पूर्णतः राज्य सरकारों के अधीन होगा। गृह मंत्री के जवाब के साथ ही राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा पूरी हुई और विधेयक को राज्यसभा से हरी झंडी मिल गई। ये तो बात हुई लोकसभा और राज्यसभा के अंदर की। अब आपको थोड़ी संसद भवन परिसर में क्या कुछ हुआ, संसद भवन परिसर में माहौल कैसा रहा, वो भी बता देते हैं। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केरल के अपने सांसदों के साथ मनरेगा के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। ये दोनों नेता अपने सांसदों के साथ, जो कि केरल से आते हैं, वैसे सांसदों के साथ मिलकर के मनरेगा के मुद्दे पर लोकसभा परिसर में, लोकसभा भवन का जो परिसर है वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका विजुअल इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज के शो में, आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, हमारी पूरी टीम खुश है। ऐसे ही बताते रहिए कि आपको शो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आपके बताए मुताबिक हम शो में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। लोकमत हिंदी में आपकी राय, मतलब दर्शकों की राय सबसे ऊपर रखी जाती है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज के शो में इतना ही। कल फिर से भेंट होगी अगले शो में। बहुत बहुत शुक्रिया।